अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट ज़फ़र ख़ान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में हमेशा की तरह हाजिर है। जैसा कि हमेशा हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी शख्सियत को रोशनास कराते हैं, एक ऐसी शख्सियत को जो है हम आपसे मुतारिफ़ कराते हैं जिससे शायद पूरी दुनिया मुतारिफ़ होती है लेकिन हम नहीं होते। लेकिन उसकी वजह क्या है कि हम क्यों नहीं होते? हम उनके बारे में जान नहीं पाते, या वो जो पोशीदा बातें होती हैं जो उनकी लाइफ से रिलेटेड होती हैं वो हम नहीं जान पाते। वो शख्सियत हमारे सामने मौजूद होती हैं, वो शख्सियत हमें नज़र आ रही होती हैं, कभी टीवी पे, कभी कैमरे के ऊपर, कभी सोशल मीडिया के ऊपर, कभी जो है हमें किसी न्यूज़पेपर के अंदर। लेकिन उनके पीछे उनका बैकग्राउंड, उनकी लाइफ, उनकी स्ट्रगल, मकसद ये होता है यहाँ पर इनवाइट करने का, अपनी सेलिब्रिटी बनाने का, ताकि उनकी लाइफ को जान सकें, उन्हें किस तरह से स्ट्रगल करी, क्यों इस तरह से इस मकाम पर पहुँचने की वजूहात क्या थी, अगर इस अच्छे मकाम पर पहुँचे हैं तो उसमें उनकी स्ट्रगल कितनी है, कितने स्टेप्स हैं, लाइफ की कितनी उनकी जो हिम्मत, ताकत उन्हें दिखा के अपनी सख्त लाइफ को, हार्ड लाइफ को, किसका दिल नहीं चाहता कि वो पुरसुकून रहे, घर में आराम से सोए? कौन चाहता है कि वो अपने आराम को जो है वो इस तरह से ख़त्म करके और लोगों की खातिर सिर्फ काम करे? और उस काम करने की रीज़न क्या है, वजह क्या है? सिर्फ एक खौफ खुदा। आज की जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं नगमा अकील जी, माशाल्लाह किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। उनका किसी एक चीज़ से लिंक मैं नहीं इंट्रो करा सकता। वोमेन विंग हो, वोकेशनल इंस्टीट्यूट हो, लोगों की हेल्प करना हो, या उससे हट के चाहे ब्लाइंड बच्चों के हवाले से हो, चाहे डफ बच्चों के हवाले से हो, किसी भी हवाले से, किसी भी चीज़ के अंदर वोमेन में सबसे आगे होंगी। वोमेन के कोई प्रॉब्लम होगी उसमें सबसे आगे होंगी। और हमेशा हर जगह पर क्या, बल्कि अगर कहीं एग्ज़िबिशन भी हो रही होगी, हर एग्ज़िबिशन के अंदर वो मौजूद होंगी। और किस लिए? अपने लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि उन सब ख़वातीन के लिए या उन बच्चों के लिए जिनके साथ मिल के वो एज ए टीम काम कर रही होती हैं, ताकि उनको आगे बढ़ा सकें, उनको प्रमोट कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। उनकी मोटिवेशनल की ये जो चीज़ है वो माशाल्लाह आज उनको इस मकाम पर लेके आई है, क्योंकि वो मोटिवेट कर करके सबको। आइए हम आपको लेके चलते हैं हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट नगमा अकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नगमा? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह। इतना प्यारा इंट्रो करने का। मोस्ट वेलकम, प्लेजर फॉर मी। मैं इंट्रो पूरा करा ही नहीं सका, और मेरे ख्याल में इंट्रो करने बैठता तो हमारा एक एपिसोड इसी में चला जाता। माशाल्लाह जिस तरह से आपकी पूरी प्रोफाइल है और जिस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाह आप काम कर रही हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, अपने इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी। क्योंकि जैसा हमें पता चला है कि अभी भी आप 2-3 जगह से ऑक्यूपाई थी और टाइम स्पेयर करके आपको आना पड़ा। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा नाजरीन को, जो शायद मैं नहीं बता पाया। अमूमन मेरे साथ ये होता है सफ़र साहब कि जब भी मैं अपने बारे में बात करने लगती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, लफ्ज़ गायब हो जाते हैं। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़रूर मैं बता सकूँ। मेरा अपना ताल्लुक़ भी एक बहुत मतवसत तबका कह सकते हैं। माशाल्लाह हमने बहुत अच्छे वक्त भी देखा और बहुत बुरा वक्त भी देखा, दोनों वक्त देखे हुए हैं। और मेरा ख्याल में अच्छा वक्त देखने के बाद अब जब बुरा वक्त देखते हैं ना जी, तो आप ज़्यादा कदरदान होते हैं। मैंने अमूमन ये देखा है कि बुरा वक्त पहले देखा हुआ हो और अच्छा बाद में देखे तो भूल जाता है बंदा। लेकिन अच्छा पहले देखा हुआ और बुरा बाद में देखा हुआ तो फिर थोड़ा भूलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमदर्द दिल या दर्द दिल जो है या एहसास, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की देन है। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये दिल जो है ना, ये अल्लाह ख़ुद से देता है, ये हर एक के पास नहीं होता। तो ये अगर आपके पास एक दर्द दिल भी हो तो और अच्छी बात हो जाती है कि आप दूसरों का एहसास करते हो। बाकी बहुत नॉर्मल सी इंसान हूँ मैं, और जितना भी करम अल्लाह का है वो अल्लाह के करम व फजल से है। दुआएं मेरे माँ बाप की या उन लोगों की जिनके लिए मैं थोड़ा बहुत कुछ भी कर सकती हूँ, अपना हिस्सा डाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। वही चीज़ आ गई ना कि हकूक़ अल्लाह तो अल्लाह ताला जो है माफ़ कर देगा, हकूक़ के बात पे आके हमारी पकड़ होनी है। तो आपका जो फोकस है वो माशाल्लाह हकूक़ बात पे तो 100% है, लेकिन हकूक़ अल्लाह भी आपने 100% ही मुझे नज़र आता है। उसकी एक वजह ये भी है कि माशाल्लाह लास्ट मंथ में आप उम्रा भी आप करके आई हैं, ये भी आपको नसीब हुआ, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को हकूक़ बात को भी साथ ले लेके चल रही होती हैं, उसमें भी कहीं गैप नहीं आने देती। प्लस वोमेंस के हवाले से भी जो है आपकी स्ट्रगलिंग जो है वो कोई ढकी छुपी नहीं है। तो स्पेशली जस्ट फॉर द वोमेंस व्हाट वाज द रीज़न, पूछ सकता हूँ, इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वैसे तो मर्द और औरत
पूरी सोसाइटी, उन्हीं से मुआशरा मिल के बनता है। जी बिल्कुल। और दोनों हकदार हैं जी। ऐसा नहीं है कि मर्द हकदार नहीं है। मैं हमेशा क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं देखी जो बोले कि हाँ जी हमने मर्द के लिए पूरी नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, इवन मेरी अपनी करती है। लेकिन एक्चुअली क्या है, हमारे ख़वातीन के मसले सुनने वाले लोग कम हैं, उनके मसाइल से फ़ायदा उठाने वाले लोग ज़्यादा हैं। मर्द निस्बत औरत के, जब अल्लाह ने कह दिया ना कि एक कदम बेहतर है, आगे है, तो वो जल्दी समझ जाता है, वो मामले को भांप लेता है, वो अपने अच्छे बुरे को फ़ौरन समझ के यहाँ मेरा लॉस होगा, यहाँ मेरा फ़ायदा होगा, वो अपने आप को समेट लेता है। औरत नहीं कर पाती। अच्छा। औरत कभी कभी अपने मसाइल की वजह से फंस जाती है। तो उस औरत के इस मसाइल को कि वो कहीं भटके ना या वो कहीं किसी और मसले में फंसे ना, उससे बचने के लिए उन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो इन चीज़ों को समझते हैं। उनको सिर्फ फिजिकली या इकोनॉमिकली नहीं, बल्कि उनको साइकोलॉजिकल समझना और डील करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं कहीं औरत को सिर्फ साइकोलॉजिकल नीड होती है, किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो समझ नहीं रही होती, तो वो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ रही होती है। हम अगर उसकी इतनी सी एक मॉरल सपोर्ट भी उसको चाहिए, एक मॉरल सपोर्ट भी उसको चाहिए। और जो चीज़ें डिस्कस औरत एक औरत से कर लेती है ना, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरे साथ मेरी ज़रूरतमंद औरत आ रही हो, बिल्कुल सही बात, वो एक मर्द से करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अदरवाइज मुझे लगता है मर्द भी उतने ही मजलूम या उतने हकदार है जितनी की एक औरत है। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। हमें किसी ने मजलूम तो कहा ज़्यादा है। एक कदम मजलूमियत में मर्द आ गया, जहाँ एक कदम बड़ाई में आ गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो उसमें दिस वाज द रीज़न कि औरतों के लिए जो है ये पूरा आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है औरतों से रिलेटेड आजकल क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी उस हवाले से हैं, क्या करवा रहे हैं फीमेल वुमेन विंग्स के अंदर? अच्छी बात माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ इतना शऊर आ गया हमारे यहाँ लोगों में। कोविड ने जहाँ बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे मसाइल पैदा किया, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने बहुत सी जगह पे पाकिस्तान के लिए बड़ी ब्लेसिंग हुई। बेशक ये वाला जो गरीब हमारा तबका जिसको हम कहते हैं ना, ज़रूरतमंद तबका जिसको कहते हैं, उनके लिए बहुत से ज़राए खुल गए। एक कारपेंटर जो है दुकान बंद होने के बाद कभी भी बेकार नहीं हुआ, एक टेक्नीशियन बेकार नहीं हुआ, एक दर्जन बेकार नहीं हुई, उन सब को घर से बैठे काम करने का आ गया है। अब वो घर का एक कोना उन्होंने स्पेयर कर लिया, उसी के अंदर अपना सामान रख लिया, वहीं बैठ के अपना काम कर लिया, और बस वो घर से काम कैसे करने हमने वो उनको ट्रेनिंग देनी है कि आप एक स्मॉल बेस स्केल कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है, आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं बगैर किसी वसाइल के, सोशल मीडिया के जरिए हेल्प लेके, सोशल मीडिया की हेल्प लेके, ऑनलाइन की हेल्प लेके, बिल्कुल ऑनलाइन की हेल्प लेके आप अपने पेजेस बनाइए, अपने बिजनेस को खुद रन कीजिए। हाँ, उसके लिए थोड़ा उनको जारी बात है एजुकेट करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। हमारे यहाँ माशाल्लाह इतने अच्छे इदारे हैं जो ये सब ट्रेनिंग फ्री में देते हैं, तो इस हवाले से माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करी है। मैं आज बल्कि जो जिस एग्जीबिशन से अभी आ भी रही हूँ, तो मैं वहाँ हर स्टॉल के बाद एक खुशी आ रही थी कि औरतों को देख के और उनके काम देख के कि यार क्या ज़बरदस्त काम हो रहा है हमारे पाकिस्तान का। अगर ये प्रमोट किया जाए हैंडमेड हैंडक्राफ्ट काम को बाहर के मुल्कों में, तो पाकिस्तान से बढ़ के अच्छा काम कोई कर नहीं सकता। हैंडीक्राफ्ट इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, जो कलर्स हैं, जब आप बाहर जाते हैं इसमें इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली मैं यूएई की कुछ एग्जीबिशन अटेंड की हैं, उसके अलावा सऊदी अरब में और बाकी कंट्रीज़ के अंदर, थाईलैंड में, तो पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जो हैंडमेड का काम होता है वो अलग ही दिख रहा होता है, अलग ही नज़र आ रहा होता है, और जितने फॉरनर्स होते हैं उनका फोकस सारा उधर ही होता है, और वहीं से वो उसकी परचेजिंग कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। असल में वो कहते हैं ना कि जो हीरे की कदर जो है ना वो जोहरी को पता होती है, तो वो हमें तो शायद नहीं पता होती, क्योंकि जोहरी आप हैं तो आपको पता है कि ये हीरा है, ठीक है, ये अच्छा काम कर सकती हैं, इससे जो है ये काम लिया जा सकता है, इसकी ये आउटपुट, ये परफॉर्मेंस आ सकती है, प्लस इसकी अर्निंग जो है इस तरह से स्टार्ट हो सकती है। ये तो वो है कि आपने लर्निंग कराई, लर्निंग के बाद उन्हीं की अर्निंग उन्हीं के लिए स्टार्ट करवाई, क्योंकि एक जितने इंस्टीट्यूट या जितनी NGOs या बाकी इदारे हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि जी आए आपको हम कोर्स करवाते हैं, कोर्स कराया बस ये सर्टिफिकेट मिल गया, जाएं अब, जी हाँ, यहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह आपका जो है यहाँ पर एंड नहीं हो रहा। आपने कोर्स करवा दिया, सिखा दिया, वोकेशनल काम सारा उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद उनको जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो भी आपने उनको प्रोवाइड कर दिए, लाइक एज अ सिलाई मशीन है या अदर थिंग्स, वो भी प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। कौन प्रोवाइड करता है? आई डोंट थिंक सो, शायद कोई शाज़ो नादिर आपके जैसे नेक लोग कुछ और भी हों। अच्छा, उसके बाद वो प्रोवाइड करने के बाद फिर उन्होंने काम करा या नहीं करा, उसके ऊपर फिर भैया बहन आपने तूने काम क्यों नहीं किया, वजह क्या है,
नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम है, जी हाँ। वो प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना, फिर आपने उनके लिए वापस काम ढूंढना, यानी कि उन्हीं की मार्केटिंग एक अलग से, आई एम राइट। इसी तरह से तो ये काफ़ी स्ट्रगलिंग नहीं है और काफ़ी ज़्यादा हैजर्ड नहीं है आपके ख्याल में? अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि ऐसा किया क्यों है। जी, मैं जी। माशाल्लाह 96 से कर रही हूँ सोशल वर्क ना। 96 से मैंने स्टार्ट ही एक इंडस्ट्रियल होम से ही लिया था, जहाँ फ्री अंडर प्रिविलेज बच्चों को कोर्सेज करवाते थे, ब्यूटिशियन के, कुकिंग के, सिलाई कढ़ाई के, डिफरेंट इस तरह के जो वो कर सकें। उसके बाद कोर्स करने के बाद वही आप 3 मंथ 6 मंथ लिया, वो चली गई। उसके बाद जनाब कोई खैर खबर नहीं, या कभी पता चला भी तो ये कि कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि हम कैसे करें जी। एक जोड़ा आ जाता है भाई सिलाई का मोहल्ले से कहीं से, बस महीने में एक दफ़ा, ये कोई आमदनी जोड़ी हुई। सही बात है। ये इस तरह करते करते काफ़ी वक्त मेरा गुजर गया। लास्ट जो हमने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम करवाया और फिर एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज करवाए, उससे उसी के दौरान मैंने खुद भी ये सीखा कि ये तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, और ना सिर्फ ये कि वो बच्चा या वो लड़की या वो लड़का कमाएगा, बल्कि उसको वो जो स्टार्टअप स्टार्ट करके देगा उसका भी बिजनेस है डेफिनेटली। तो हमने उन दोनों को आपस में जोड़ दिया कि जो स्टार्टअप लेना चाह रहा है उसको समझने में मैं काम क्या करवाऊँ, तो आपको हम वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं, आप अपना स्टार्टअप लीजिए और दोनों मिलकर काम कीजिए, अपने अंदर जो भी आप एक तय कर लीजिए चीज़ें और उसके अंदर गुड वन। जिसने काम करना उसको सेल करने की, या उसको बनवा, कैसा कपड़ा कहाँ से आएगा, चीज़ कहाँ से आएगी, मटेरियल कैसे आएगा, कैसे बनेगा, वो कोऑर्डिनेशन भी आपने करवाई। हाँ, वही कोऑर्डिनेशन भी हम भी करवाते हैं। और जिसने स्टार्टअप लेना उसको पता चल गया वो मैं तो एक ही बजाय 4 बिजनेस शुरू कर सकता हूँ स्मॉल बेसिस स्केल पे। बिल्कुल। और जिसके लिए ना जगह चाहिए, ना आपको कोई ऑफिस लेना है, ना आपको कोई फैक्ट्री बनानी है, आपने उन्हीं के घरों में उनको काम प्रोवाइड करना है, खाली बस उनसे आपने उन्हीं को काम प्रोवाइड करना है और उन्हीं से काम आपने लेकर आना है। और अब आपकी मार्केट है, आपके पास पूरी दुनिया पड़ी हुई है ऑनलाइन में। आपसे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर आपकी मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी ब्रांडिंग जितनी अच्छी होगी, सर एक्सपोर्ट हो रहा है और जा रहा है, सब जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा है। आपको पता है हमारे इर्द गिर्द के जितने भी मिडिल ईस्ट में भी और डिफरेंट कंट्रीज में जो एग्जीबिशंस होती हैं, पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं, नो डाउट, पाकिस्तान से जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आने की वजूहात क्या थी? क्योंकि हर लड़की का ख्वाब ये नहीं होता, उसका ख्वाब ये होता है कि जी बस अगर बचपन हो तो मेरा ऐसे लाड प्यार में गुजरे माँ बाप के साथ, शादी हो जाए तो ससुराल में बिल्कुल एक रानी की तरह रहूं, उसके बाद कोई काम ना करना पड़े। तो आपने माशाल्लाह इतनी स्ट्रगलिंग, इतनी हार्ड वर्किंग, आपके पास आराम अवेलेबल था, आपने आराम को तरजीह नहीं दी, ठीक है, और आपके पास सुकून अवेलेबल था, आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपने अपने कंफर्ट को छोड़ दिया, अपनी हर चीज़ को छोड़ छाड़ के आपने ऐसे काम को तरजीह दी जो दूसरे लफ्ज़ों में मुझे नहीं कहना चाहिए, बट आई कैन से दैट कि वो सर दर्द इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बल्कि इर्द गिर्द के लोग कभी साथ में बैठे हुए होते हैं और जो हम चीज़ें प्रॉब्लम अपने फ़ोन पे सॉल्व कर रहे होते हैं, वही कहते हैं यार क्या दर्द है सर तुमने पाला हुआ है, आज एक गेट टुगेदर में ही उसमें भी तुम इसमें लगी हुई हो, तो लोग अक्सर ऐसे ही बोलते हैं और ऐसा ही है। लेकिन मैंने पहले जैसे कहा ना कि देखिए ये एहसास जो है ना ये अल्लाह देता है, एहसास बाकी जब अल्लाह ने जब आपके अंदर एहसास डाला होता है तो अल्लाह फिर वो ज़राए ऐसे बना देता है कि आपको ला के उस मकाम पे खड़ा ही कर देता है कि आपसे तो ये काम मैंने लेना ही लेना है। तो मैं ये कहती हूँ ये भी अल्लाह का है कि एहसान है कि उसने ऐसे ज़राए बनाए, ऐसे वसाइल बनाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 96 से मैं हूँ, तो मैं ब्याह के जिस घर में गई तो मेरी ऑलरेडी मेरी जो सबसे बड़ी नंद थी वो सोशल वर्कर थी, उन्होंने अपना एक इंडस्ट्रियल होम बनाया हुआ था, वो काफ़ी एक अच्छी बड़ी अच्छी ख़वातीन की एक NGO चलाती थी। तो बस मैं उनके घर का फ़र्द था तो मैं उनका बायां बाजू बन गया, तो उनका हर काम मैं करती थी। तो बस वो उसी चीज़ ने फिर मुझे सीखने और सिखाने, क्योंकि जब मैं शादियों की गई तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मुझे सीखने के अमल से शुरू करके सिखाने के अमल तक लेकर आ गया। ओह ज़बरदस्त। तो फिर मुझे जब वहाँ पे बैठ के ख़वातीन के मसाइल सुनने को मिलते थे, रोती हुई औरतें आती थी या पिटी हुई औरतें आती थी, तो वो एक चीज़ अंदर होता था कि ऐसा भी होता है हमारे मुल्क में या माशरे में, या घरों से ऐसी माँ भी ऐसा कर सकती है या बाप भी ऐसा कर सकता है या अपनी सगी बहन भी ये कर सकती है। तो वो देख के अंदर एक चीज़ ऐसे पकती रहती थी ना कि ये ख़त्म कैसे होगा हमारे में। बिल्कुल सही बात है। तो बस वो इसी तरह करते करते काम, फिर हम डिफरेंट, और जब आपके काम लोग देख रहे होते हैं तो खुद आपके पास आ रहे होते हैं भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी आ जाइए। तो इस तरह करते करते डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते चले गए और ये सफ़र एक तवील जो है वो आज तक चल रहा है। माशाल्लाह, गुड। ये सफ़र जिस तरह से तवील चल रहा है, इस सफ़र को हम वापस कंटिन्यू करते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त और एक अच्छा और प्यारा सा सफ़र चल पड़ा है, लेकिन ब्रेक का टाइम हो जाता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले हमारा चल रहा था सफ़र, और वो सफ़र था नगमा जी का। चलते हैं उनके पास, उस सफ़र के बाद आगे फिर सफ़र कैसे कंटिन्यू हुआ। जी नगमा, सफ़र वो आपका चलता रहा और वो सफ़र चल रहा है। अल्लाह पाक आपकी मदद करे और सफ़र को आगे कंटिन्यू रखे, क्योंकि ये एक नेकी की राह है। नेकी के काम के अंदर एक तवील सफ़र है, इसकी कोई मंजिल नहीं होती जितना हम किए जाएँ, क्योंकि जिस तरह वो खुदा हमें नवाजता है तो वो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो हम बंदे हैं, हम जितना शुक्र अदा करते रहें। ये भी एक अल्लाह का शुक्र अदा है कि अगर हम अल्लाह के किसी बंदे की हेल्प करते हैं, अल्लाह के किसी बंदे के लिए हम कुछ कर पाते हैं, ये भी एक शुक्र है। ये भी शुक्र अदा, शुक्राने का एक तरीका है। अलग अलग तरीके हैं शुक्राने के। सजदा करके शुक्र अदा कर लिया, ठीक है, कुछ दे के शुक्र अदा कर लिया, कुछ करके शुक्र अदा कर लिया। तो वो कहते हैं ना कि एक मुस्कुराहट जो है वो भी एक सदका है। बिल्कुल ऐसा ही है, हदीस का है। तो इसी तरह से डेफिनेटली फिर सदक़े जो है, आप तो माशाल्लाह रोज़ ही सदक़े दे रही होती हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि जो वो बच्चे जो कि डफ़ हैं या ब्लाइंड हैं या कुछ और ऐसी बच्चियां हैं, उनके लिए क्या क्या और किस तरह से आप उसको मैनेज करती हैं, किस तरह से उनकी क्या क्या ट्रेनिंग्स और किस किस फील्ड के अंदर है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए हम जब आप किसी के लिए भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, खिदमत जिसको सोशल वर्क कहते हैं, तो सबसे पहले ये होता है कि दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने सजदों के लिए शायद हमें यहाँ दुनिया में भेजा ही नहीं है। वो तो फरिश्ते काफ़ी थे, बस इंसानी खिदमत के लिए भेजा है। तो मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी मेरे अलावा जितने भी लोग अगर कोई इंसानी खिदमत का कुछ भी काम कर रहे हैं ना, आप यकीन करें वो अपने इस दुनिया में आने का मकसद पूरा कर रहे हैं। 2017 से मैं एक बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन है, सलमान इलाही साहब उनके CEO एंड फाउंडर हैं, माशाल्लाह। वो खुद भी विजुअल इम्पेयर्ड हैं। मैंने ज्वाइन किया एज अ वॉलंटियर। कुछ उनके साथ मैंने 1-2 एक्टिविटीज़ की, काम की। वहाँ बच्चियों का एक एहसास देख के अजीब सा दिल को फील हुआ कि मेरी जब सेकंड मुलाकात थी, मैं भूलती नहीं हूँ इस बात को, कि जब मेरी सेकंड मुलाकात थी सलमान इलाही साहब से और मैं सिर्फ उनके पास आके खड़ी हुई, तो एकदम वो कहते हैं, ओ मिस नगमा आप आ गई। तो मैं बाकायदा चौंकी, ये देखते हैं, इनको नज़र आता है। तो मुझे तब पता चला कि इतने हसास होते हैं ये, आपका फील ये पहली आपकी मुलाकात से ले चुके होते हैं आपसे। आई थिंक जो अल्लाह ताला इनसे एक हिस्स लेता है तो उसके बदले उससे डबल पावर इंसान को बिल्कुल किसी और हिस्स के जरिए ट्रांसफर कर देता है। बिल्कुल, मैं उस दिन पूरा वक्त सोचती थी कि नहीं, इनको कहीं ना कहीं नजर आता है, कहीं ना कहीं तो नजर आता है। नहीं, एक दिल में एक वहम आ गया। खैर उनके साथ काम करने के बाद तो एहसास हो गया। मुझे दूसरा शौक जब लगा, जब एक ब्लाइंड बच्ची, एक विजुअल इम्पेयर्ड बच्ची मुझे कहती है मिस अपना नंबर दीजिए। तो मैंने उसको कहा ला मोबाइल तो मैं सेव कर दूँ। तो नहीं आप बताइए। मैंने अपना, मैं हैरानगी से अपना उसको नंबर बता रही हूँ, उसने कान के साथ लगा के देखिए मिस कॉल आ गई आपके पास। आई जस्ट शॉक, आ गई? मैंने कहा हाँ आ गई, मेरा नंबर सेव कर लीजिए आप। फिर मैंने कहा अरीना मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम पिक कर लोगे? उसने कहा जी मिस आप अभी कीजिए मुझे कॉल। तो मैं बड़ी हैरान हुई। खैर उस दिन मैंने बात हुई हमारी सर से, तो मैंने कहा सर ये कैसे? उन्होंने कहा देखिए अगर मैं इस कमरे की सारी लाइटें ऑफ कर दूँ ना और आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ ब्लैक हो जाए तो आप भी माजूर हैं उतनी जितनी कि मैं हूँ। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये चीज़ें इन बच्चों को हम अगर प्रोवाइड करें तो ये उतने ही अहम और उतने ही ख़ास, उतने कारआमद जितने के वक्त आप हैं। बिल्कुल सही है। बस वो बात मेरे दिल में बिठा ली कि आम लोगों के लिए तो बहुत कुछ है, वो खुद देख कर सकते हैं, बिल्कुल है, इनके लिए कुछ करना है। तो 2007 से शुक्र है आज तक बिनाई से जुड़े हुए हूँ, माशाल्लाह, एज अ एफिलिएटेड डायरेक्टर माशाल्लाह मैं काम करती हूँ। बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने हमारे, क्योंकि CEO खुद विजुअल इम्पेयर्ड हैं, वो तमाम सूरत हाल से गुजरे हुए हैं माशाल्लाह। इस वक्त एक बहुत बड़ी पोस्ट पे KC में जॉब भी कर रहे हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें शुरू की इन बच्चों के लिए मैं बता नहीं सकती आपको ना, कि इतना माशाल्लाह अब तो नाम हो गया है, एक बिनाई का ब्रांड बन गया, बल्कि मैं कहती हूँ तो ब्रांड बन गया अब तो, कि पूरे पाकिस्तान से हमारे पास माशाल्लाह से एथलीट्स आते हैं। हम डिफरेंट कैटेगरीज के स्पोर्ट्स करवाते हैं उनसे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, आर्चरी, जी चेस, आर्चरी, चैंपियनशिप्स होती हैं बाकायदा, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह मोर देन 50 बच्चे आते हैं जिनको हम पूरा वीक स्टे भी करवाते हैं, उनका फूड से लेके, उनका ट्रांसपोर्ट से लेके, उनकी गेम से लेके, उनकी किट से लेके, यूनिफॉर्म से लेके,
हर चीज़ बिना उनको प्रोवाइड करते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ आवर डोनर एंड आवर सपोर्टर्स। बिल्कुल सही। उनके बगैर तो कुछ तो ये कहाँ से, पूरे पाकिस्तान से आते हैं? पूरे पाकिस्तान से, उनके कश्मीर तक से आते हैं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे यहाँ पर आके रहते भी, उनको अकोमोडेशन भी मिलती है, और जब तक वो टूर्नामेंट्स या जो गेम्स चल रही होती हैं तब तक वो पूरा जो है उनका खाना पीना हम लोग करते हैं। उस दौरान रहने के अंदर, साथ रहने के अंदर, क्योंकि मैंने जो अक्सर देखा है कि हम जो देखने वाली कौम है ठीक है, तो हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना एक अजीब सी एक जेलिसी या एक लड़ाई झगड़ा या एक नफरत पल रही होती है कहीं ना कहीं देख के। क्या वहाँ पर भी जब साथ रह रहे होते हैं ऐसा कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मुझे लगता है कि देखिए, वो एक इंसान की जो एक फितरत है ना, वो तो एक फितरत चलती है, उसको हम उनको इस तरह नहीं कह सकते कि वो मतलब बड़े पैमाने पे नहीं है। एक नेचर में गुस्सा है, एक नेचर में थोड़ी सी फीलिंग्स, जल्दी हर्ट होना, जल्दी हर्ट हो जाना, जल्दी नाराज होना, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो ऑफ कोर्स हर इंसान के साथ मौजूद है। लेकिन मैंने एका देखा है इन लोगों के, यूनिटी है। क्योंकि जैसे मैं बताती हूँ कि आगे हमने इनके अंदर चेंज क्या लेकर आए। जो पहला इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम भी हमने किया, फिर एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स भी हमने किया माशाल्लाह से। और अब तो हमारे पूरे कराची में अभी तक तो माशाल्लाह, मे बी मैं गलत फिगर बताऊं, मोर देन 45 बच्चे अब तक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स पे लग गए हैं। हम कॉल सेंटर की ट्रेनिंग देते हैं माशाल्लाह, और कंप्यूटर की पूरी ट्रेनिंग देते हैं। अब तो हमारे बच्चे ई कॉमर्स पर आ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह से, बल्कि मैं चाहूँगी कि वो आप अगर हमारे इदारे के CEO को बुलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा वो बताएंगे। तो वो मेरी फील्ड नहीं है तो मैं ज़्यादा अच्छा बता नहीं सकती। डेफिनेटली। तो हमने उनको डिफरेंट इस तरह के कोर्सेज कराए कि वो एक माशरे का अहम हिस्सा। आप यकीन करेंगे, जब पहला सवाल हुआ ना कि सलमान भाई पहाड़ पे चढ़ना पड़ जाए आपको, चढ़ेंगे? मैं चढ़ जाऊंगा अगर तो मुझे बताओ कि पहाड़ होता कैसे है। मुझे तो पता ही पहाड़ कैसा है। तो हम इन बच्चों को बकायदा सफारी पार्क लेके जाते हैं और इनसे हाइकिंग करवाते हैं। हाइकिंग करते हैं बच्चे माशाल्लाह, कि इनको पता तो हो, ये छुए तो सही, इनको पता तो कि करना कैसे। हम इनको सी व्यू जब लेके जाते हैं तो समंदर के अंदर तक लेके जाते हैं, हम इनसे स्विमिंग करवाते हैं। तो असल में हम जो कहते हैं ना कि वो नाबीना नहीं है, हम बीना नहीं है, हम बीना नहीं है। गॉट इट। तो 100%। उनको वो सब आप बिल्कुल नॉर्मल, तो हमने उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह रखना शुरू कर दिया कि आप नॉर्मल हो, कोई सिंपैथी आपके साथ नहीं होगी, कोई हमदर्दी नहीं होगी। आप जितना मेरी गलती करने पे मुझे डांट पड़ेगी उतना मैं भी पड़ेगी, जितना मेरा अगर एब्सेंट होंगे तो खत्म नहीं। आप नॉर्मल हो भाई, क्या है, सब सारी टेक्नोलॉजी आपके पास है माशाल्लाह से। वो बच्चे आप देखेंगे यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं, वो एडिटिंग कर रहे हैं, ऑडियो एडिटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से। ऐसे ऐसे माशाल्लाह म्यूजिक में इतना नाम कर लिया है। आपने अगर वो उनका सुना होगा फुरकान बॉबी का, जी। इसी तरह डिफरेंट आ गए हैं। तो माशाल्लाह से वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। हमारे पास एक बच्चा है माशाल्लाह से, वो ढोल भी बजाता है, ड्रम भी बजाता है, वो आपका ऑर्केस्ट्रा भी बजाता है, वो पियानो भी बजाता है, तीनों जबरदस्त माशाल्लाह। तो अभी माशाल्लाह अभी जितने भी हमारे पिछले दिनों कौमी इवेंट्स गुजरे उन सब में वो किसी न किसी इवेंट में एज अ सिंगर इनवाइटेड थे। और बल्कि हमारे जो गवर्नर साहब थे काफ़ी उनसे दाद भी ली, उनसे उन्होंने प्राइजेस भी लिए माशाल्लाह से। तो बस थोड़ा सा इनको मौका है, मौके पर थोड़ी सी इनकरेज चाहिए। हम लोग चमकती हुई चीज़, और हम लोग जहाँ हमारी रेटिंग होगी, जहाँ हमारे इसको आगे लाने से हमारा फायदा होगा, उसी को हम कैच कर रहे हैं। हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर मैं बोलूँगी ना ये बच्चे इसको आगे ले आए तो कहेंगे नहीं, ये हमें तो क्योंकि हमें रेटिंग चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें उससे स्पॉन्सर मिलेगा, हमें ये होगा तो हमें तो ये लाना। यहाँ आके हम थोड़ी सी मार खाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जो डफ बच्चे हैं उनके लिए क्या करते हैं, वो किस तरह से करते हैं? अच्छा, डेफ भी माशाल्लाह हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखिए बहुत अच्छे इदारे हैं जो डेफ को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कर रहे हैं। बात फिर वही आ जाती है कि देखिए अगर ये बच्चे एजुकेशन हासिल कर भी लेते हैं ना, आप इनको कितनी हायर एजुकेशन में ले आए, फिर क्या करेंगे? 5% कोटा है सिर्फ जॉब का, आपको पता है हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वालों, डिसेबिलिटीज़। जी हाँ, 5% में भी आपका 3 to 4% तो आपके सिफारशी हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पता है अगर किसी का कोई सोर्स है तो वो चोट लगता है। सही बात है। तो अब आप इस वक्त मैं न्यू डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, 2014 वाला भी सिर्फ मैं डाटा बता रही हूँ आपको जी कि जो कि ब्रिटिश काउंसिल ने किया हुआ है, वो आई थिंक सो 3 करोड़ डिसेबल पाकिस्तान में 2014 में थे। ऑल पाकिस्तान में जी 3 करोड़ जी, अल्लाह, 2014 का डाटा बता रही हूँ। अभी हम काम कर रहे थे तो मुझे भी पता चला है कि सिर्फ ब्लाइंड्स जो हैं, जो विजुअल इम्पेयर जो सिर्फ हैं, वो तकरीबन 2.5 मिलियन है पाकिस्तान में। अच्छा नगमा जी, मुझे जो है ना एक चीज़ से थोड़ा सा है कि डिसेबिलिटी
अल्लाह की तरफ से है, और जो डिसेबल्ड हैं उनके अंदर एक ख़ुद एतमादी भी होती है, ठीक है, उनकी अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी होती है। लेकिन या तो मेजॉरिटी या फिर उनको थ्रू द प्रेशर, थ्रू द पावर, बेगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको बताऊं, ये तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एक चीज़ और बताऊं, घर वाले इन बच्चों को मज़ीद माजूर बना देते हैं, मज़ीद माजूर बना देते हैं। वही थ्रू द प्रेशर, थ्रू द पावर, जो भी है। मैं आपको बताऊं, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कैसे करवाया था बच्चियों को। आई एम बाय प्रोफेशन आई एम ब्यूटिशियन, माशाल्लाह। तो बच्चियों को मैंने ऐसी ग्रूमिंग करने के लिए कि चले जाइए, हम इस 14 अगस्त को जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी ग्रूमिंग करवाऊंगी। तो मैं एक लड़की की आंख से आंसू, एक नाबीना आंख से आंसू जब गिरा तो मेरे जाके दिल पे लगा। तो मैंने कहा, आके मेरे हाथ पकड़ के, मिस थैंक यू सो मच, मुझे लग रहा है मैं आज बहुत प्यारी लग रही हूँ। मैंने कहा यकीनन तुम प्यारी हो। तो मैंने कहा क्या हुआ तुम रोई? कहते मिस आपको पता है मैं 26 साल की हूँ ना। मैंने कहा जी जी, मैं आज पहली दफ़ा किसी सैलून में आई हूँ। तो इसमें पेरेंट्स की है ना इन्वॉल्वमेंट। तो मैंने कहा क्यों? कहती मेरी बहन कहती तुम क्या करोगी बाल कटवा के, तुम क्या करोगी फेशियल, तुम्हें कौन देखेगा? तो दिल तो है ना, ख्वाहिश तो है। ओह माय गॉड, वो जब कहते हैं ना कि दिल के आईने में हम अपने आप को बकायदा देख रहे होते हैं। हमें पता है मेरी आंख कैसी है, मुझे पता है मेरे लिप्स कैसे हैं, बिल्कुल सही बात है, पता है मेरा रंग कैसा है। जी हाँ, तो जब फिर मुझे कहते ऐसा करें, हम 2-3 स्टेप सिखाते हैं, हम खुद घर में कर लिया करेंगे। मैंने कहा अगर तुम लोग को बताया जाए, सिखाया तो कर लो। उसने कहा हाँ। तो फिर मैंने आके अपने सलमान भाई से डिस्कस किया। मैंने कहा सर अगर हम इस तरह, तो उन्होंने कहा मिस तमक चलें, स्टार्ट लिया। तो मैंने उनको बाकायदा एक डिफेंस के एक सैलून से करवाया कि उनको फील ना हो कि घर में बैठे कोई, मैं उसको इंस्टीट्यूट में कराई, उनको बाकायदा सैलून वाला एटमॉस्फेयर मिले, वो एम्बियंस मिले, वो लुक देखें, वो चेयर, वो प्रोडक्ट्स, वो सब चीज़ें यूज़ करें। और माशाल्लाह उन्होंने 3 महीने में एक भी किसी ने छुट्टी नहीं की, सब इतना खुश थी। उन्होंने पूरा 3 महीने में वो कोर्स कंप्लीट किया, सर्टिफाइड माशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो सब कुछ कर सकते हैं ये। तो मुझे बच्चियां, तो हम जब इतना क्लोज होते हैं तो बच्चियां अपनी थोड़ी सी हमें ऐसी बातें हमसे शेयर कर लेती हैं जो वो घर में नहीं कह सकती हैं, अपनी फैमिली में नहीं कह सकती हैं। डेफिनेटली। तो वो हमें यही कहते हैं कि मैं रोज़ाना घर में दुखी हो रही होती हूँ। तो मैंने कहा क्यों दुखी हो रही हो? तो कहती है मेरी अम्मी जब मेरी छोटी बहन को आवाज़ दे के कहती है ना बेटा पानी पिलाओ, मैं भी तो पिला सकती हूँ, तो मेरा दिल टूट रहा होता है कि मेरी अम्मी मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मेरी बहन को तो कहती हैं, मेरी अम्मी जब छोटी बहन से कहती है ना कि आज चलो तुम बना लो भिंडी, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को पता ही नहीं होता कि वो उन बच्चों को साइकोलॉजिकली हर्ट कर रहे हैं। हर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके अंदर एबिलिटी है, वो काम वो भी कर सकते हैं। हमारे बच्चे माजूर हैं। हाँ। हम जब अपने इंस्टीट्यूट में लेके आते हैं तो माँ बाप ये कहते हैं कि भाई जो पैसा मैं इन पे खर्च करूँ मैं अपने सही बच्चे पे क्यों ना करूँ। तो हमने कहा आपने ये कैसे सोच लिया कि ये बच्चा सही नहीं है, आप ये कैसे तस्वीर कर रही हैं? सही बात है। तो इसीलिए हमें घर से निकाल कर इंस्टीट्यूट तक लाने में और इंस्टीट्यूट से घर तक ले जाने में जितना एक्सपेंस होता है वो खुद इंस्टीट्यूट को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स राजी ही नहीं है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। पेरेंट्स राजी अप्रिशिएटेड दैट। लेकिन उनके फूड भी प्रोवाइड कर देते हैं कि एक फूड की वजह से वो लज्जित हैं, तो वो भी हम प्रोवाइड कर दें इनको। बिल्कुल सही। तो ये हमें थोड़ी सी चीज़ें जो है ना कि पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है। माँ बाप राजी ही नहीं होते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारा वक्त, इसका आना जाना, घर से निकलना, एक ये इशू के ज़िया है, उस बच्चे पे खर्च होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जहाँ बात ख़वातीन लड़कियों की आती है तो वो सेफ़ नहीं समझते। वो कहते हैं यहाँ तो अच्छी भली देखने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है तो नाबीना के साथ तो कोई भी कुछ कर जाएगा। तो यहाँ थिंकिंग, तो क्या आपके ख्याल में मेंटालिटी लेवल या इनकी थिंकिंग जो है पेरेंट्स की चेंज करने की नीड नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल तो पेरेंट्स तक अप्रोच होती है आप लोगों की? क्या उनको बुलाते हैं बच्चों के? कोशिश करते हैं कि हम उनको जितना उनकी पेरेंट्स को टीच करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उन तक किसी तरीके से वो लेक्चर या कोई कुछ हमारी कोशिश होती है कि जब ऐसा वक्त है कि जहाँ उन बच्चों को अप्रिशिएट या इनकरेज किया जा रहा है, सर्टिफिकेशन सेरेमनी है, तो हम उन पेरेंट्स को ज़रूर बोलें कि आपने आना है, ताकि वो देख सकें जब उन बच्चों को उस दिन तारीफ़ हो रही होती है, उनके काम बताए जा रहे होते हैं, उनकी रिपोर्ट पेश की जा रही होती है, तो पेरेंट्स को पता चले कि ये बिल्कुल नॉर्मल सब चल रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट की तमाम वो एबिलिटीज़ जो क्वालिटी चाहिए हमें वो पूरी करके दे रहे हैं। यानी कि वी कैन से दैट पेरेंट्स मीटिंग, हाँ एक तरीके से कह सकते हैं, हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग को हम वापस कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन,
पेरेंट्स को अटेंशन लेने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को बच्चों के दरमियान फ़र्क ना रखने की ज़रूरत है, चाहे बच्चा डिसेबल है, नॉर्मल है, कुछ भी है। यहाँ पर बच्चा हर्ट होता है। इस चीज़ की हम अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है और नगमा जी के थ्रू हम ये बात उन फैमिलीज़ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल बच्चे हों या चाहे उनमें किसी फैमिली के अंदर कोई डिसेबल बच्चा हो, उसमें डिफरेंस ना रखें। किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार मिले, किसी को इग्नोर किया जाए, किसी को कुछ हो, वो बच्चे हर्ट होते हैं, दिल में रख लेते हैं। वो बच्चे आपसे कह नहीं पाते। जब बच्चे आपसे कह नहीं पाते तो उनकी ग्रोइंग के अंदर, उनके वक्त के साथ साथ उनकी सोच के अंदर, हर चीज़ के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पेरेंट्स को जो है इस चीज़ की इंतहाई, जहाँ पर गैप आ रहा है फैमिलीज़ के अंदर, बच्चों के अंदर, इंतहाई सख्ती से जो है पेरेंट्स के ऊपर जो पेरेंट्स हैं, ये कह सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स को कह सकते हैं। हम तो डायरेक्टली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि वो जो है बच्चों के दरमियान कोई भी इस तरह के गैप ना आने दें। कहीं पर बच्चे को डांट रहे हैं, किसी बच्चे को प्यार ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पर बच्चा फील करता है। माहौल को कुछ इस तरह से रखें ताकि बच्चों के अंदर ये चीज़ ना आए, उनकी ग्रोइंग के अंदर, उनकी माइंड के अंदर, उनकी सोच के अंदर उसका इफ़ेक्ट्स उनकी स्टडी पे भी पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट्स उनकी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ेगा। चलते हैं नगमा जी के पास वापस कंटिन्यू। जी नगमा, तो पेरेंट्स मीटिंग के अंदर जो है ये चीज़ आप कोशिश करते हो तो कितने पेरेंट्स तकरीबन आ जाते होंगे, कितनी परसेंटेज होती है? बहुत कम। क्योंकि वो प्रायोरिटी देते नहीं अपने उन बच्चों को ना। ये तो एक तरह से तो जाहिर है मरने के बाद तो अल्लाह को तो जवाब देना है उन्होंने। वो आप यकीन करें अभी तक उन लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट क्या है, ये किसी हमारे बड़ों के गुनाहों का हमें सिला मिला है, अल्लाह अकबर, या हमसे कोई ज़िंदगी में गुनाह हुआ है, अपने आप को मतलब वो ठहराते रहते हैं गुनाहगार और उसके अपने ज़मीर को भी मलामत करते रहते हैं। उनको बताया जाता है कि नहीं, हम कहते हैं नहीं जी, अल्लाह की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, अल्लाह ने आप अल्लाह के कोई ख़ास चुनीदा बंदे हैं जो आपको ये तोहफा दिया है। तो पहले शक्ल, हैरानगी से हमें शक्ल देखते हैं कि हम शायद ना झूठ बोल रहे हैं या हम क्यों ऐसा उनसे बोल रहे हैं, हमारा कोई उनसे मफाद है शायद। सही बात है। दूसरा ये तो ज़रूरत है ही है, अगर वो बच्चा किसी मकाम पे पहुंच भी जाता है तो अब उसको हमें आगे नहीं लाने देते। हम चाहेंगे इन बच्चे को हम स्टोरी बनाएं, आगे प्रमोट करें, इसको दुनिया के आगे लेके। ऑफ कोर्स उसको अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी, उसको 4 लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। वो कहते नहीं आप इसको मतलब हमारे बच्चे के इस चीज़ को बेच रहे हैं आप लोग। ओहो। तो ये चीज़ बहुत सख्त बच्चे को प्रमोट नहीं करने देते, नहीं देते। वो कहते हैं बस इतना पढ़ लिया ना तो सीख ले, अब घर में बैठ जाए। जबकि उसकी प्रमोशन अगर होगी तो वो खुद एप्रिशिएशन उसको फील होगी, एप्रिशिएट होगा तो वो उसकी ग्रोइंग और जल्दी होगी और तेज़ी से आगे बढ़ सकेगा स्टडी के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, हुनरमंदी के अंदर, हर चीज़ में वो आगे बढ़ सकेगा। तो इसमें पेरेंट्स का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जब हमने फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप करवाई थी ब्लाइंड की, आप यकीन करें कितनी मुश्किल से बच्चियाँ आई थी, पेरेंट्स राज़ी नहीं थे। कोई बच्ची तो ऐसी थी वो घर से पहली दफ़ा निकली थी, यानी शहर से पहली दफ़ा बाहर निकली थी, अलाउ ही नहीं है। तो अब ये कि हम उनको पहले जब जैसे हम बुला के लाते हैं तो पहले हम 3 डेज़ 2 डेज़ हम उनकी पूरी प्रैक्टिस करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, हम कोचेस प्रोवाइड करते हैं, उनके शहरों में भी प्रोवाइड करते हैं, पर जब यहाँ तब भी हम उनको ग्रूम करते हैं कि भाई मुकाबले की हैसियत से हो, और हम चाह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। बल्कि हमारे जो बच्चे गए हैं माशाल्लाह से, जैसे व्हीलचेयर की हमारी क्रिकेट टीम है, दूसरी टीमें हैं, इस तरह से जो है हमें इन बच्चों को भी जो है उस लेवल पे लेके इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल, चेस का जो होता है समझिए कि ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप बन सकती है। ये लास्ट हमारे करवाई थी, पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए थे माशाल्लाह से, और ये उस काबिल हैं कि किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टैलेंट है, टैलेंटेड बच्चे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो टैलेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक टैलेंट हमारे सामने बैठा है। अच्छा नगमा जी, ये बताइएगा कि आपकी अपनी भी तो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जिस तरह से ब्यूटीज़ का बता रहे थे आपने, वो भी स्टार्ट किया था, तो उसकी प्रोडक्शन भी कंटिन्यू है? मेरे अगर बताऊँ ना तो मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं या मेरे दोस्त कहते हैं तुम तो अपना काम तो भूल ही गई हो। तो जी कुछ ऐसा ही है, अल्लाह का दुनिया का काम देखा तो अपना काम मैं भूल गया। वही चीज़ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हिकमत जो है मेरे फैमिली से आ रहा है, माशाल्लाह, तो मेरे पास भी वो चीज़ डिलीवर हो गई। मैंने कोर्सेज भी किए बाकायदा उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, जीन्स में ट्रांसफ़र हो जाती है कुछ चीज़। जी हाँ। बचपन में आप घर में देख रहे होते हो चीज़ें, अपनी नानी दादी को बनाते हुए वो भी सीख रहे होते हो साथ साथ में। सही बात है। और बिल्कुल है, और एज अ ब्यूटिशियन मैंने माशाल्लाह
बहुत अच्छा काम किया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी फील्ड में एक नाम है मेरा। लेकिन अब मैं अपने सोशल वर्क में इतना ज़्यादा टाइम देती हूँ कि मुझे अपने क्लाइंट्स को या अपने काम को टाइम देने का बड़ा कम वक्त मिलता है। लेकिन मैं खुश ये होती हूँ कि मैंने अपनी इतनी बच्चियाँ ट्रेन कर दी हैं कि जो काम मेरे पास आ रहा होता है मैं आगे उनको डिलीवर कर देती हूँ कि नहीं अब ये इनका वक्त है, ये कमाएं। तो क्या ऐसे नहीं कि एक आपने सेटअप बना दिया और उस सेटअप जो है ऑटोमेटिकली रन हो रहा हो, आप कभी कभी उसको व्यू कर लिया करें या रिमोटली वॉच कर लिया करें? इंशाल्लाह फ्यूचर में देखूंगी। अभी तो मैं एज अ फ्रीलांस काम कर रही हूँ क्योंकि दुबई में फ्रीलांसिंग का इतना शौक या इतना कहते हैं आदत पड़ चुकी है कि आपको एक सेटअप लगा के बैठ के पाबंद होने का नहीं होता, क्योंकि मेरा काम भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे कभी कहाँ जाना पड़ता है, इंटीरियर सिंध तक मेरा जाना होता है, तो मैं एज अ फ्रीलांस करती हूँ अभी भी काम। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मेरे बगैर नहीं कराते, तो ऑफ कोर्स मुझे उनका पूरा करना पड़ता है। और जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन वो फिर ऑर्डर के ऊपर कभी जी वो ऑर्डर पे ऊपर है। ओके। अच्छा, थैलेसीमिया के ऊपर आप कुछ वर्किंग कर रही थी पिछले दिनों भी और अभी भी रिसेंटली आपने, तो उसके हवाले से कोई रोशनी डालें? जैसे कि कुछ मर्ज ऐसे हैं कि हम उनको मर्ज तो कहते हैं, वो एक्चुअली मर्ज नहीं है। ओके। वो एक समझे कि वायरस है या सब कुछ ऐसा कहते हैं कि वो ख़त्म हो सकता है। तो थैलेसीमिया भी उन मर्ज में से एक मर्ज है जो पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। जस्ट अवेयरनेस देना है शादी से पहले। तो क्या वो अवेयरनेस गवर्नमेंट लेवल पे नहीं चल रही है एड्स की सूरत में, टीवी चैनल के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि इस हद तक नहीं है उनका, क्योंकि हमारी कौम जो है ना वो डंडे के जोर पे सब कुछ कर लेती है। तो मेरा ख्याल में वो डंडा नहीं चल रहा है अभी तक मे बी। तो थैलेसीमिया का बहुत ही आसान हल है। शादी से पहले सिर्फ लड़का लड़की अपना टेस्ट करा लें, या जिससे आपकी ख्वाहिश है कि मैं इनसे शादी करने, रिश्ता होने वाला है, आप एक टेस्ट करा लें। अगर उनमें से कोई एक माइनर या सीवियर थैलेसीमिया पेशेंट है तो आपने नहीं करनी है वहाँ शादी, ताकि आपकी आगे जनरेशन जो है वो कंटिन्यू उसमें ना आए। बिल्कुल ठीक है। और या फिर आप अपना इलाज कराएं। तो अब चलें, ये तो जो हो गया हो गया। अब हम कहते हैं मजीद ना हो, आप नेक्स्ट ख्याल करें कि कहीं पे भी आपका रिश्ता आ रहा है, आप अपनी बच्ची का, अपने बेटे का एक ये टेस्ट करवा लीजिए। और इसका भी हल है कि अगर एक कोई माइनर और एक प्लस है तो कोई इशू नहीं, उन दोनों की हो सकती है। दोनों अगर प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनर माइनर होंगे तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो उसका हल है। सेकेंड थिंग इज दैट कि अब एक ऐसी मेडिसिन आ चुकी है कि आपने अगर वो मेडिसिन 6 मंथ में लेनी है तो आपको जो ये ब्लड इन्फ्यूजन हर रोज़ या हर हफ्ते में 3 दफ़ा या महीने में 5 दफ़ा हर बच्चों की कैटेगरी के हिसाब से होता है, ये बिल्कुल सिलसिला ख़त्म हो सकता है। वाह, ज़बरदस्त। बिल्कुल। तो ये सब हम लोग पेरेंट्स को बता बता के थक गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक स्क्रीनिंग का टेस्ट जो है वो नहीं करवाते। लोग समझते हैं पता नहीं क्या बुराई हो जाएगी, कोई गुनाह है, किसी को पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना बड़ा मर्ज है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है। जैसे जस्ट लाइक एलर्जी है, आपको किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, आप उसका टेस्ट करा लेते हो तो आप आगे जिंदगी में महफूज रहते हो, उस चीज को अवॉइड करते हो। एयरपोर्ट पे खड़े होकर कोविड का टेस्ट तो जबरदस्ती दे देते हैं। देखिए ना कोविड कैसे कैसे टेस्ट करवा लिए। जी, ये वाले टेस्ट नहीं करवाने। वो इतनी बड़ी स्टिक जो है वो नथनों से अंदर चली जाती है, वो ऐसी तैसी बजाती है, वो टेस्ट दे देंगे। सेम इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर का जी, उसका भी इसी तरह से मैं काम कर रही हूँ कि भाई सिर्फ आपने 30 प्लस या 40 प्लस का होके नॉर्मल जस्ट अपनी एक टेस्ट करना है। आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, आप किसी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, आप खुद कीजिए अपने घर में। आपको तरीके का बताया जाता है कि भाई ये तरीका है, आप खुद कीजिए। हाँ, आपको कुछ फील होता है फौरन आप जाइए क्लिनिक में, अपनी मैमोग्राफी कराइए, टेस्ट कराइए। डॉक्टर्स हमें यही कहते हैं कि जब हम मैमोग्राफी लिख के देते हैं ना तो औरत की चीखें मार के रोना शुरू हो जाता है जैसे हो गया कैंसर। क्यों? बस एक लफ्ज को सुनते ही समझते हैं मुझे तो है, आपने लिख के दिया तो इसका मतलब है मुझे। अरे नहीं, ये टेस्ट है, पता चलेगा आपके परसेंटेज क्या है, आपको क्योर है इससे, कोई आइंदा आने वाले सालों में कोई उम्मीद तो नहीं है ऐसा होने का, तो क्या हम आपको बचा लें। क्या ये सब तालीम की कमी? तालीम तो हमारे यहाँ बहुत है माशाल्लाह, खवातीन में शऊर की कमी। शऊर की कमी अपने, यानी कि पढ़ लिख के हमने क्या किया, फिर अपने आप की हैसियत को नहीं समझ, अपनी चीज अपने अल्लाह की दीवी जो कहते हैं ना, हमें हर चीज मुफ्त मिल गई है। ये सांस लेना, ये आंख झपकना, ये हर चीज हमें मुफ्त में मिल गई, तो इसकी कदर नहीं है। जिस दिन वो खातून कहती है ना कि जिस दिन मेरी लैशेस जब गिर जाती है तो फिर मैं सो नहीं सकती हूँ क्योंकि आंख बंद नहीं होती है। जी हाँ। तो हम तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोग इतना कि ये वाकई अगर मेरी कल को ये लैश नहीं रहेगी तो मेरी आंख नहीं बंद होगी, तो मैं पहले ही बचा लूँ ना अपने आप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बस
बहुत चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में हम लोग अगर बात करने पे आए तो अगले आपके 3-4 डेफिनेटली और माशाल्लाह आपके साथ तो इस तरह से कंटिन्यू बात करने में एक नॉलेज भी गेन हो रहा है और पब्लिक भी जो है अवेयरनेस में उस लिहाज से बहुत अच्छा अवेयरनेस मिल रही है सबको। और आपके साथ तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर 3 घंटे और भी चलेगा प्रोग्राम तो ख़त्म करने को दिल नहीं करेगा। तो अब नेक्स्ट जो है क्या प्लानिंग है फ्यूचर के लिहाज से आपकी? मैंने अभी रिसेंटली अपना एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया फॉर गर्ल्स, और उसमें हमने एक सीट्स कुछ रखी हैं जिसमें हमारी डिफरेंट डिसेबल लोग भी, बच्चियाँ भी हमारी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। थोड़ा सा मैंने उसको डिफरेंट इस तरह रखा है कि हमने सिर्फ सिखाना नहीं है उनको, बिल्कुल हमने उनको कमा के देना है, हमने कमा के देना है। तो मैंने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लर्न एंड अर्न। ओके। तो उस प्रोजेक्ट में या उस सिस्टम के अंदर जो भी लड़की आती है उसने जो भी काम करना है उसको पैसे मिलने ही मिलने। गुड वन। तो क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों से यही देखा था कि अगर आप कोई ट्रेनिंग दे देते हैं, कुछ काम सिखा भी देते हैं हुनर, तो उसके बाद वो करेंगे कैसे, उसको करना कैसे है, वो प्रोडक्ट्स लेके कैसे जाएंगे, मार्केट कैसे करेंगे, कौन आएगा ख़रीदने के लिए, बायर कौन होंगे, या फिर बीच में इतने लोग आ जाते हैं कि उन तक प्रॉफिट मार्जिन कम चला जाता है क्योंकि आपके बीच में इतने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जिसकी मेहनत होती है उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा होता। सही बात है। तो हमने वो सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो अपने ही सेंटर में मैंने लर्न एंड अर्न का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है कि बच्ची वहीं सीखेगी, वो वहीं पे प्रोडक्ट बना के देगी और उसके एक अमाउंट के तय हो गया कि आपको ये मिलेगा, वो उसी दिन लेके चली जाएगी, चाहे वो प्रोडक्ट 3 महीने बाद सेल हो। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और इसी तरह से जो है आप एक नेक काम के अंदर गामजन रहें। कहीं भी आपको हमारी या हमारे इदारे की कहीं भी ज़रूरत हो, यू आर ऑलवेज़ वेलकम फॉर द सेम, ताकि हम भी कहीं ना कहीं नेकी का कुछ ना कुछ हिस्सा डाल सकें। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में तशरीफ़ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म का कोई कमेंट्स आप पास करना चाहें? थैंक यू सो मच वीनस का, आपका इनवाइट करने का। यकीनन एक वक्त था कि हम कहते थे कि जितना पीछे रहो और काम करो तो अच्छी बातें पता ना चले क्योंकि ये मेरे और अल्लाह का मामला है। लेकिन अब दौर चेंज हो गया। अब हमें अवेयरनेस देनी, जब से हमें ये पता चला है कि लोगों को अवेयरनेस देनी है तो यकीनन उसके लिए सामने आना पड़ता है, बताना पड़ता है, चीज़ें करके दिखानी पड़ती हैं। तो इसलिए बहुत शुक्रिया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ आपने पूरा इस हवाले से मौका दिया कि आप बता सके कि हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए और लोग हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि देखिए टीम वर्क होता है कुछ भी है और मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए जितने लोग इन कामों में आएंगे अल्लाह ताला आप सबको इसके तौफीक भी दे और अजर भी दे। बहुत अच्छी बात है, आपके ज़रिए ये पैगाम जहाँ तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी तशरीफ़ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर हम आपको तकलीफ़ देंगे, फिर इस तरह बुलाएंगे और एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त। नाज़रीन, जैसे कि नगमा जी से आज का प्रोग्राम जो है हमारा, जो जितना हम मुस्तफ़ीद हो सकते थे, जितना आप सामीन को मुस्तफ़ीद कर सकते थे, हमने पूरी कोशिश की है। लेकिन ये प्रोग्राम ना एक ख़त्म होने वाला सिलसिला है, ना ख़त्म होने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें जितना हम डिस्कशन करते हैं, जितनी अवेयरनेस लेते जाएँ उतनी कम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा एक नए स्टार के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।